हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी पूरी सोशल सिक्योरिटी के टॉप 100 क्वेश्चन, उसके साथ ही जो टॉप 100 क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, हम उनको डिस्कस कर रहे थे वीडियोस बाय वीडियोस। बट अभी यहाँ पर जैसा कि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि मैराथन सेशन एक रखा हुआ है। हो सकता है एक और सेशन मुझे लेना पड़ जाए, बट ये जो है इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उनको, और उसके साथ ही जो लेबर लॉ से रिलेटेड जो प्रोबेबल क्वेश्चन है पर्टिकुलर, जो उस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहां पर से मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं और उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। लास्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर अपनी ये हो चुका है। अरे यार क्या हो रहा, तो भाई ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंथली वेज अगर किसी एम्प्लॉय की 2,50,000 है तो उसे कंपनसेशन क्या मिलेगा। यानी ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 है उसकी बात यहां पर ये कर रहा है, ठीक है। तो डेथ का केस जो है, पहली बात तो याद रखना है कि जो प्रोविजन याद करने हैं हमें किसी भी लेबर लॉस के, वो वाले प्रोविजन याद करने हैं जिससे बेसिकली वो टाइटल, जो टाइटल में है। जैसे यहाँ पर कंपनसेशन की बात हो रही है तो हमें कंपनसेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे हमें एक्ट में वो देखना है। ग्रेचुटी एक्ट में ग्रेचुटी से रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे हमें वो देखना है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोनस रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे हमें सिर्फ वो देखना है, क्योंकि एक एक्ट में बेसिकली इन सब चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। 60 पेजेस के एक्ट होते हैं, तो हमें सब नहीं पढ़ना होता है। बेसिकली उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमें वही देखना होता है। तो यहाँ पर डेथ के क्या प्रोविजन है, अगर डेथ हो जाती है 2,50,000 सैलरी है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में 50%, ठीक है, ऐसे केस में 50% और 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, इन दोनों में जो अमाउंट बड़ा होगा, ठीक है, 50% वेज का 50% या फिर 1,20,000 जो भी ज्यादा होगा वो एक एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2,50,000 का 50% निकालते हो, ठीक है, 2,50,000 का अगर आप 50% निकालते हो तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा 1,25,000। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर मान लीजिए परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, उस केस में क्या होगा। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में ये होता है कि हमें 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 या फिर हमारी सैलरी का 60%, इन दोनों में जो ज्यादा होगा बेसिकली वो मिलेगा, ठीक है। याद रखना है यहां पर। इसके साथ ही एक चीज और है, इसमें दो शेड्यूल्स की भी बात की गई है, इसमें दो शेड्यूल की भी बात की गई है, ठीक है, जिसको यहां पर हम लिख लेते हैं शेड्यूल फर्स्ट, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या दिया गया भाई, शेड्यूल फर्स्ट में बेसिकली दिया गया है लिस्ट ऑफ इंजरीज। क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ इंजरीज, लिस्ट ऑफ इंजरीज, ठीक है। शेड्यूल सेकंड में क्या दे रखा गया है, शेड्यूल सेकंड में दे रखा गया है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। अभी इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, ठीक है। यहां पर यह दिया गया है हमारा शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, लिस्ट ऑफ इंजरीज, शेड्यूल 2 में क्या है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। ये कौन से एक्ट में है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। ये जो प्रोविजन दिए गए हैं, डेथ पर कितना अमाउंट मिलेगा, पार्शियल जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है उसमें कितना प्रोविजन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, ये सब 2021 में अमेंड हुआ है, उसके बाद की है। पहले क्या था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ कमिश्नर्स ऑर्डर अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो कितने दिन का टाइम मिलता है आपको, ऑर्डर आपको आगे अपील करने के लिए, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज, ठीक है। आपको यहां पर देखना है कि कितने दिन का हमें बेसिकली समय मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे केसेस में हमें 60 डेज का टाइम मिलता है। कितने दिन का टाइम मिलता है, 60 डेज का टाइम मिलता है। 60 डेज में हमें आगे अपील करनी होती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर मामला वहीं क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। आप आगे अपील फिर नहीं कर पाओगे।
विद इन हाउ मेनी डेज शुड द एम्प्लॉयर रिपोर्ट एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग डेथ और सीरियस बॉडली इंजरी टू दी कमिश्नर। कह रहा है कि कितने दिन के अंदर अगर कोई फैटल इंजरी हो जाती है तो वो कमिश्नर को रिपोर्ट हमें क्या करनी होती है, सबमिट करनी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है 3 दिन, 5, 7 और 10, मतलब 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज और 10 डेज। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज। हमें विद इन 7 डेज, यानी जो एम्प्लॉयर होगा उसे विद इन 7 डेज कमिश्नर को एक रिपोर्ट देनी होगी रिलेटेड रिगार्डिंग दी जो फैटल इंजरी हुई है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी क्वेश्चन है, इफ द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेबल टू द पर्सन टू whom द ग्रेजुटी इज पेबल। कितने दिन के अंदर जो ग्रेजुटी होती है, वो जो ग्रेजुटी होल्डर है जिसे वो मिलनी है उसे पे कर देनी होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर कितने दिन में पैसे को पे कर देगा, 30 डेज। यहां पर सब में डे लगा लीजिए भाई, है ना, 30 तो कुछ भी हो सकता है, मिनट भी हो सकते हैं, सब में डेज लगा लीजिए। ठीक है, तो 30 डेज, 15 डेज, 45 डेज और 60 डेज। तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, 30 डे के अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, जो ग्रेचुटी है उसे पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा ग्रेचुटी का जो फॉर्मूला है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। पहली बात तो टोटल 30 डेज को नहीं काउंट किया जाता है, 26 डेज को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो टोटल डेज, उसके ऊपर 15 डेज, जो 15 दिन में आपको कितने रुपए मिले वो 15 को वहां मल्टीप्लाई करना। उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा जो हमारी लास्ट वेज थी वो लिखनी है, लास्ट वेज जो भी रही हो आपकी। और उसके अलावा हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल आपने काम किया है, नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ ईयर्स होगा वो मैक्स टू मैक्स जो दिया जाता है वो 33 ईयर्स तक दिया जाता है, उसके ऊपर नहीं दिया जाता है कि आपने 40 साल कहीं काम कर दिया तो 40 साल के हिसाब से ग्रेचुटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। 33 ईयर्स तक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्स 33 ईयर्स तक आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डेज के अंदर पेबल हो जाती है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वीवी गिरी। वीवी गिरी जो हमारे 4th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई है। पूछा गया इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सी सही है। तो गिरी वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एंड सर्व्ड एज इट्स जनरल सेक्रेटरी फॉर ओवर अ डिकेड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इन्होंने क्या किया था, ये प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट टाइम कब, एटक के 1926। ये एटक कब बनी थी भाई, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके लाला लाजपत राय थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये याद रखिएगा। गिरी ऑल्सो फाउंडेड द बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन एंड इन 1928 लेड द वर्कर्स ऑफ द बंगाल नागपुर रेलवे इन नॉन वायलेंट स्ट्राइक फॉर द राइट्स ऑफ रिट्रेंच वर्कर, और ये सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, एक फैक्ट और है कि जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक, उसमें जो गिरी जो थे, वीवी गिरी जो थे, ये ट्रेड जो वर्कर्स थे उनकी तरफ, ट्रेड यूनियंस की तरफ से वहां पर भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट हमारा। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पर। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस दिया और फाउंडर प्रेसिडेंट दिए गए। तो पहला मद्रास वर्कर यूनियन, इससे ये कौन है, वीपी वाडिया, बिल्कुल ठीक है। एटक के कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन है, और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कौन है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसको किसने बनाया था, सॉरी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, वो वीवी गिरी से रिलेटेड करता है। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, ये हमारी सुरेश चंद्र बनर्जी जी से, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड यूनियंस के अलावा और जो ऐसी ट्रेड यूनियन या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई हो मॉडर्न हिस्ट्री में, आप वो भी एक बार देख लेना भाई, है ना, बाद में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और फिर छोड़ना पड़े। ठीक, हाउ मैनी प्रोटेक्टेड वर्कमैन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द मैक्सिमम लिमिट। कितने प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन को सबकी सब इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, उसके खिलाफ मतलब ऐसे ही उसको रिट्रेंच नहीं किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता किसी भी तरीके से।
तो कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम लिमिट पूछी गई। देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मान लो 1000 लोग वहां पर इंप्लॉय है, ठीक है। अब इसमें से कितने लोग जो होंगे प्रोटेक्टेड वर्कमैन की कैटेगरी में आएंगे, तो याद रखना टोटल का 1%, ठीक है, जो कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 100। और यहां पर किसकी बात की गई है, मैक्सिमम लिमिट की, तो आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वर्क आवर लिमिट फिक्स्ड अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये जो नया कोड आया है, ठीक है, इसमें इन्होंने कौन से मतलब कितने घंटे बोला है कि मैक्सिमम वर्क लिया जा सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 8 आवर्स है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। द मैक्सिमम बोनस दैट वन कैन गेट अंडर द बोनस पेमेंट एक्ट 1965, कितने परसेंट मैक्सिमम बोनस यहां पर मिल सकता है, 5%, 10%, फिर 10, 20, 15, 25, कितने परसेंट मिल सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा जो मंथली वेज है उसका 20% आपको मैक्सिमम बोनस मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है। उसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who is known as administrative authority under the, देखिए माइंस, प्लांटेशन, पोर्ट, डॉक्स, इन सब में जो अथॉरिटी होती है बेसिकली ये सेंट्रल के सब्जेक्ट हैं, तो कौन हो जाएगा वहां पर, सीधे सीधे आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। 59, व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। पहली बात तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6, ये याद तो ऐसे नहीं रखना है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक मशीनरी है, इस वजह से इसको यहाँ पर सेक्शन इसका याद रख सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कितने दिन में रिपोर्ट बनाकर क्या करता है, सबमिट कर देता है। तो यहाँ 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 9 मंथ है और 1 ईयर है। आपको बताना है कि कितने मंथ में रिपोर्ट अपनी देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स में ये अपनी रिपोर्ट क्या कर देता है, गवर्नमेंट को या फिर आगे प्रोसीड कर देता है, सबमिट कर देता है, ठीक है। अंडर विच एक्ट इट इज मैंडेटरी टू एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, किस एक्ट में इसकी बातें की गई हैं, पहली बात तो यही बताना है। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात की गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसकी समरी जरूर पढ़ लेना भाई पेपर से पहले, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्शन 6 में इसकी बात की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन, जो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये किस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया था, आईडिया एक्ट में डाला गया था, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल भी टिक मत कर दीजिएगा, एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट एक्ट था 1919 का, जिसके बाद जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डाला गया था, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप तब तक ये जो है हमारा एक लास्ट टाइम जैसा कि चल रहा है, 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो हमारी वेबसाइट है एग्जाम भी, उस पर जा सकते हैं, वहां बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत सीनियर जो एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेक्शन जो आपको लग रहा है कि छूट गए हैं, जो आप पेपर देने के बाद आपको समझ में आएगा एक एनालिसिस रिपोर्ट से, तो आप जरूर से इनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आगे जो पेपर 6 दिन 7 दिन बाद पेपर है, जो सेक्शन बच गए हैं आप उनको आप दोबारा से रिवाइज कर सको या फिर उन पर अच्छी एक तैयारी कर सको, ठीक है। तो जरूर से इनको अटेम्प्ट करो आप, मॉक टेस्ट बहुत सारे इसमें हैं अवेलेबल। उसके अलावा एक और वैकेंसी अगर आपने इसके लिए फॉर्म भर रखा है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ये थोड़ा पुराना हो चुका है, इसमें अब लेटेस्ट कुछ मतलब जो फ्लैट डिस्कशन वो मिल रहा है, डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, वो अलग कुछ हो चुका है। आप फिलहाल सोशल सिक्योरिटी का ये ले सकते हो कोर्स, जिसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। पहली बात तो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको वीडियो लेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसमें काफी सारे सेशंस होते हैं, 1-to-1 भी आप बात कर सकते हो अपने कोच से। उसके अलावा स्टडी नोट्स जो कि बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, तो आप इनको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी एमटीएस वगैरह की भी वैकेंसी आ रखी है, तो अगर आप उसमें अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप एसएससी वगैरह के भी जो मॉक्स हैं हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उनको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको एक अच्छी दिशा मिल सके। अभी आप 62 क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लूं।
पढ़ लिया भाई। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम इफ इट ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ। देखो कह रहा है कि जो नेम है उसे चेंज कर सकते हैं अगर उसे कंसेंट मिल जाए, सहमति मिल जाए। ठीक है, कितने लोगों की? आधे लोगों की, 1/3 की, 2/3 की, या फिर ऑल ऑफ इट्स मेंबर। भैया ऑल ऑफ तो कभी नहीं होता है, सारे के सारे कहीं पे भी सहमत नहीं होते, कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो। तो ये तो प्रोविजन हो नहीं सकता है। ठीक है, एकदम फालतू की बात है ना। पार्लियामेंट में ऐसा कोई प्रोविजन होगा जिसमें ऑल ऑफ द इट्स मेंबर ऐसा लिख दे? कोई फिर हो ही चुका, बन चुका कानून। हाफ ऑफ इट्स मेंबर, ये प्रोबेबल है, ऐसा हो सकता है। 1/3 कैसे हो जाएगा यार? 1/3 तो मतलब 1/3, अगर 100 में 100 लोग हैं, 100 में 33 किसी बात पे सहमत हो गए, 33 दूसरी बात पे और 33 तीसरी बात पे, तो 3 अलग अलग नाम थोड़ी ना रख दिए जाएंगे। तो ये भी फालतू की चीज लिखी है। ये नहीं, या तो आधा हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, पूरा भी नहीं हो सकता और आधे से कम भी नहीं हो सकता है प्रोविजन। तो यहाँ पर 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी है, मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ द एमलगमेशन और एमलगमेशन प्रपोजल ऑफ ट्रेड यूनियन। ये इसके आगे लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिए। अगर दो ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, उनको एमलगमेट होना है, आपस में जुड़कर एक बड़ी ट्रेड यूनियन बनानी है, तो प्रोविजंस क्या है? तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर से लिखा है। जैसे मान लो दो यूनियन है, ठीक है, ए जिसमें कितने लोग हैं, सॉरी इसमें मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और ये बी, इसमें मान लीजिए 80 लोग से 80 लोग हैं। ठीक है, अभी बोला क्या गया है कि अगर दो यूनियन को मर्ज होना है, यानी ए प्लस बी होना है, इन दोनों को जोड़कर ए बी होना है। ठीक है, ए बी होना है, तो यहां से इसमें से एटलीस्ट 50% लोग इस मर्जर के लिए तैयार होने चाहिए। तो 50% लोग कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है ना भाई? 50% लोग इसमें क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए, जो मर्जर के लिए तैयार हो, वोटिंग के लिए तैयार हो, वोटिंग के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। और यहां पर भी 50%, यहां से कितने लोग होने चाहिए? 40। अब ये 40 और ये 50 मिलकर 90 लोग बन जाते हैं। ठीक है, अब होगी वोटिंग, अब होगी वोटिंग, और इस वोटिंग में 60% लोग, कितने लोग? 60% लोग फेवर में वोट करेंगे। कितने परसेंट लोग? 60% लोग जब फेवर में वोट करेंगे, तब वो अमेलगमेशन क्या हो जाएगा भाई? सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज उसको मना कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो यहां से कितने लोग चाहिए होंगे असेंट में? 54 लोग फेवर में। जब 54 लोग वोट में हाँ बोल देंगे कि हाँ ये अमेलगमेशन होना चाहिए, तब वो ट्रेड यूनियन आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो कितने लोग चाहिए होंगे कंसेंट के लिए? वोट परसेंटेज तो 60% हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर एक ट्रेड यूनियन है, दो अलग अलग ट्रेड यूनियन मर्ज होना चाहती है, एक में 100 एक में 80, तो पहले तो दोनों के 50-50% लोग इस अमेलगमेशन के लिए हाँ बोले कि हाँ हम वोट करने के लिए बैठेंगे। फिर वोट करने के लिए बैठे और उस वोटिंग के 60% लोग फेवर में होने चाहिए, तब जाकर वो अमेलगमेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें थी और, जैसे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप एक सेकेंड, अभी आपको यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पेनल्टीज, इसमें पेनल्टी क्या है? इसमें पेनल्टी है, मान लो जो सबमिट करनी है रिटर्न, ठीक है, रिटर्न सबमिट करनी है, लेकिन फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल, रिटर्न को सबमिट नहीं करते कि कहाँ खर्चे हुए वगैरह वगैरह, ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है, और हम फेल हो गए हैं, हम रजिस्ट्रार को नहीं बता पाए हैं कि हम कहाँ कहाँ रिटर्न सबमिट कर पाए हैं, करनी थी। तो 5 रुपए का यहाँ पर पेनल्टी है, जो अप टू कितना हो जाता है? 50 रुपीज हो जाता है। अप टू कितना हो जाता है? 50 रुपीज हो जाता है। लेकिन अगर ये रिटर्न फॉल्स होती है, मतलब आपने गलत स्टेटमेंट बना के दी, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बना के दी, तो यही पैसा बढ़कर 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपीज तक पेनल्टी लग सकती है। उसके अलावा अगर आप जो है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन रिलेटेड जो रूल्स हैं, अगर उनमें छेड़छाड़ करते हो, उनको आप जो मैनिपुलेट करते हो, तो वहां पर आपको जो फाइन पे करनी पड़ सकती है वो अप टू 200 रुपीज पे करनी पड़ सकती है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। A decision 64 number, a decision made by an industrial tribunal or national industrial tribunal that settles a dispute or a related issue, it can be either an interim or final decision called. इसको क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अवार्ड कहते हैं। ट्रिब्यूनल्स की जो बात की गई है, किस शेड्यूल में की गई है भैया? तो याद रखना है शेड्यूल 3 में की गई है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, जो शेड्यूल हमारा 3rd है वहां पर इसकी बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following
एक्ट डिफाइन द टर्म कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री पर पिछली बार इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया था, शायद इस बार ईओ में पूछ ले, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि ये जो टर्म है ये बेसिकली किसमें डिफाइन किया गया है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसको डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मस्ट अ ट्रेड यूनियन डू इफ इट डिसाइड्स टू डिसॉल्व। अगर डिसॉल्व होना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, नोटिस बनानी पड़ेगी। तो नोटिस चारों ऑप्शन में बन गई है डिसोल्यूशन की। ठीक है, साइन करना पड़ेगा, साइन सबने कर रखा है। कितने मेंबर साइन करेंगे, 5 नहीं, तो 5 वाला ऑप्शन काट दो। 10 नहीं, 7 हो सकता है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है। 7 के साथ साथ और कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ, कौन करेगा, एंड द सेक्रेटरी टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। तो 14 डेज के जो अंदर है हमें क्या देना पड़ेगा भाई, 14 डेज के अंदर हमें उनको साइन कर कर 7 लोग उसको साइन करेंगे, साथ ही में सेक्रेटरी जो होगा वो साइन करेगा और रजिस्ट्रार के पास उस डिसोल्यूशन को सबमिट करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 177 वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। भाई ये जो कन्वेंशन है 177 ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, आपको बताना है। कन्वेंशन 177, ठीक है, कन्वेंशन 177 बेसिकली जो 177 कन्वेंशन है वो मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन की बात करता है। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो 3 है। जो कन्वेंशन है हमारा 177 वो बात करता है मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन की। ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन जो है ये 100 है। इसके साथ ही एक सेकेंड, इसके आगे हमने लगा भी रखा है, ये आप एक बार इसका स्नैप खींच लीजिए और यहाँ पर स्नैप खींचने के साथ साथ इसको आपको याद भी करना है भाई। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद क्या रह जाता है, आप भूल जाओगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार इसका स्नैप खींच लो और इसको याद कर लो। ठीक है, इसका खींच लो स्नैप। ये वाले जैसे ये है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये और ये दो तो इनको जरूर से याद रखिए भाई। ये दो तो पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं और पूछे फिर से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये 177 नहीं है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन क्या है 177, ये पॉलिसी ऑन होम वर्क है। ठीक है भाई, कोरोना के टाइम पर क्या चला था, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, तो होम वर्क से है 177। ठीक है, जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन है ये 003 है। ठीक है, 1919 का 003 है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है ये है हमारा 29। ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है 29 है। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, सॉरी वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड, हाँ ये तो 29 ही होगा। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हो जाएगा, ये हमारा फोर्स लेबर था। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, गलत हो गया है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है ये 182 है। ठीक है, ये 29 ना होकर 182 है। और जो फोर्स्ड लेबर की बात होती है, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर वो है 29। उसके अलावा जो उसकी बात होती है कि एबोलिशन, तो वो 105 हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर 105, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 29, और उसके अलावा जो चाइल्ड वाला कहां गया, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182। ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट वाले 2 हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये दोनों इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ आईएलओ के बारे में यहां लिखा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको याद रखना है। 1919 में हुआ था। इंडिया में इसका जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो कब बनाया गया, 1928 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके अलावा जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं, तो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 29, एबोलिशन फोर्स्ड लेबर जो कन्वेंशन है 105, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 100, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन ये है 111,
मिनिमम एज कन्वेंशन 138, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक कन्वेंशन है वो कौन सा है, वो 102 का है, जिसे इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। ठीक है, इंडिया ने उसे रेटिफाइड नहीं किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने उसको रेटिफाइड नहीं किया है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अभी अगला क्वेश्चन है, अरे आ भी गया द सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन 1952, जिसे नंबर 102 भी कहते हैं, इज द फ्लैगशिप ऑफ ऑल आईएलओ सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन। बिल्कुल करेक्ट है, अभी बताया गया है ना। इट इज द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल दैट एस्टैब्लिशेस वर्ल्ड वाइड एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल 9 ब्रांचेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। पूछा जाए तो भाई बिल्कुल सही करके आना। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी करेक्टली ही पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो हम बैंक से अपने खाते में, अपने अकाउंट में जो रिक्वायर्ड डिपॉजिट है उससे ज्यादा जब पैसा निकालना है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको इमीडिएट जरूरत है 8,000 की, 8,000 आपको निकालने हैं, तो आप वहां से निकाल सकते हो। हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसके अंडर में अगर आपने अकाउंट खुला रखा है तो आप निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपको जितना चाहिए, अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आप उससे ज्यादा निकाल सकते हो, पर उसकी एक लिमिट दी है जो कि है अप टू 10,000। पहले ये 5,000 था, बाद में इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी बाय द एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट? ठीक है, इसका जो एक्ट है वो 1972 का है ना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। कितने दिन के अंदर ग्रेचुटी पे कर देनी पड़ती है? 30 डेज के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा भाई। इसके अलावा अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 टू प्रोसीड द अमलगमेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स रिकॉर्ड मस्ट बी इन द फेवर? तो फेवर में कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, पढ़ा था हमने। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड फॉर द फेल्योर टू सबमिट रिक्वायर्ड नोटिसेस और स्टेटमेंट? भाई ये भी इसी को, ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसी के अंडर क्वेश्चन है कि अगर जो सबमिट नहीं की गई है, जो फाइल सबमिट करनी होती है, रिटर्न सबमिट करना होता है, सबमिट नहीं किया गया है, तो कितनी फाइल मैक्सिमम लग सकती है? तो अभी बताया गया था 50 रुपए, 50 रुपीज लग सकती है। बट अगर फॉल्स रिपोर्ट सबमिट की गई है तो वो अप टू 500 हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? अब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड अगर रूल्स के साथ जो मैनिपुलेशन की गई है तो वहां पर फाइन अप टू 200 रुपीज है, ऑप्शन 3। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है? अभी इसको पढ़कर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करा रही है। भाई बहुत ध्यान से करना पेपर को। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करा रही है। ठीक है, मतलब इंप्लीमेंट कर रही है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको रन कर रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल है। कैश इंसेंटिव मिलता है 5,000 का, बिल्कुल मिलता है भाई। 6,000 जननी सुरक्षा योजना जो है उसके जो साथ और भी स्कीम्स जुड़ जाती तब मिलता है। ठीक है, इनिशियली 5,000 ही मिलता है। किनको मिलता है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, बिल्कुल मिलता है। सभी देखो, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी क्या है, ये एक्सट्रीम हो रहा है। उसके अलावा क्या बोल रहा है? फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, अगर कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में है कोई भी महिला, तो उसको इस स्कीम के अंडर कोई भी प्रोविजन के तहत जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, और पूछा भी इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा गया है, तो 1 और 2 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना के अंडर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला वाला, वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिल्कुल सही, फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इट इज इंटाइटल्ड बेस्ड, ये भी ठीक है। रांची से इनका जो ये स्कीम है 23 सितंबर 2019 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या 18 में हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऑल आर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तीनों प्रोविजन इंपॉर्टेंट थे, याद रखने। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द
द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो। भैया ऐसा कोई रेशियो बहुत ही रेयर केस में बनता है, 60-40 का बनता है, ठीक है, 9-10। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा, असिस्टेंस इतना इतना मिलता है हिली रीजन में 75,000 टू 1.30 लाख, ठीक है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अर्बन जो है वो रूरल मिनिस्ट्री क्यों चालू करेगी भाई, ये तो स्टेटमेंट मिसमैच है। अर्बन जो है वो चला रही है महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और जो रूरल है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट चला रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। ईपीएफओ के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ बिल्कुल, एक्ट है इसका 1952 का ना, तो स्टैट्यूटरी तो है ही, स्टैट्यूएट तो है ही है भाई। इनिशियली देयर वाज अ प्रोविजन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। भैया ये एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में आई है, शुरुआत में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ में मिल चुका है जो कि गलत है, ठीक है। उसके अलावा 12% दोनों लोग को देना पड़ता है ईपीएफ में, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय का वो सीधे ईपीएफ में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का डिवाइड होता है 3.67, हाँ ठीक है। चौथा स्टेटमेंट ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2, जो कि गलत है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मिनिमम लैंड एंड मेजरमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांटेशन इज, प्लांटेशन एक्ट की बात की जा रही है 1951 के, तो कौन सा यहां पर सही है भाई, 25 एकड़ चाहिए होता है, याद रखना। कितने लोग चाहिए होते हैं प्लांटेशन के लिए, जहां पर उसको प्लांटेशन माना जाएगा, तो एटलीस्ट 30% शुड बी एम्प्लॉयड, ठीक है, 30 लोग तो वहां कार्यरत होने ही चाहिए। एवरी प्लांटेशन इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद दी, तो हर प्लांट को किसके अंडर रजिस्टर्ड होना होता है, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect about प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी ना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना, कोई और मत लगा देना। इट वॉज लॉन्च बाई दी, ठीक है, 2015 में अप टू 10 लाख रुपीज दिया जाता है, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिया जाता है, बिल्कुल सही है, पैसा तो दिया जाता है भाई, है ना। अच्छा, कुछ चीजें भी आपको ध्यान रखनी है इसके साथ साथ, कि जो अभी तक इसमें जो कितने लोगों को पैसा बांटा जा चुका है, तो 40 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 40 करोड़ लोन, ठीक है। 40 करोड़ केवल नहीं, 40 करोड़ लोगों को एक तरीके से समझो तो आप पैसा दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 23.02 लाख करोड़। एक साल का जो अगर देखा जाए ना, तो एक साल का पूरा बजट आता है इतना, मतलब अब तो ज्यादा हो गया, लेकिन एक टाइम पे इतना बजट हुआ करता था, अगर 2-3 साल पहले आप जाओगे। इतना 23.02 लाख करोड़ जो है, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैसा। सबसे जो इंटरेस्टिंग इस स्कीम में रहा है वो ये रहा है कि 21% जो पैसा है, ठीक है, 21% पैसा जो है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को गया है, ठीक है, जो नए उद्यमी हैं उनके पास गया है, ठीक है। उसके अलावा 69% जो पैसा है वो किसके पास गया है, वुमेन्स के पास गया है। यानी ये वुमेन एम्पावरमेंट को जो प्रमोट करने की एक बहुत ही बड़ी स्कीम क्या हुई है, साबित हुई है। तो ये 69% पैसा किनको गया है, वुमेन को गया है। उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग ये एक जो बात है 51% पैसा ST SC OBC कैटेगरी के लोगों को भी गया है, ठीक है। अभी ऐसा मत करने लगना कि ये सब जोड़ के बोलो कि भाई ये तो 100% पार हो गया। तो 61% में कुछ तो जो ये नए एंटरप्रेन्योर है, इसमें तो कुछ महिलाएं भी रही होंगी जो इससे गई होंगी, कुछ OBC ST के रहे होंगे जो 20 जो उससे आ रहे हैं 51% से, तो जोड़ मत लेना। इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा विच स्टैंड फॉर, ठीक है, तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। भाई जो 2021 का पेपर था उसमें ना नीति आयोग का शायद पूछा था, असीम का भी पूछा था, मुद्रा का भी पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म याद कर लेना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, ये तो ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट को पैसा वगैरह दिया जाता है, स्मॉल जो बैंक्स वगैरह होती है NBFC उसके थ्रू। यहाँ पर नीचे उसी का जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा है कि डायरेक्टली लैंड किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, मुद्रा जो है डायरेक्ट पैसा वैसा नहीं देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू साइन द नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन। भाई 50 बार हो गया ये क्वेश्चन। कितने लोग को साइन करना पड़ता है, तो 7 लोग को साइन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट तब जनरल स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ता है 31 दिसंबर को करना पड़ता है, मार्च मत लगाया है ना। एक्ट में 31 दिसंबर लिखा हुआ है, उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसे इस डेट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, ठीक है।
83. What is the maximum number of children that can be accommodated in a crèche under national crèche scheme? ये कब आई थी नेशनल crèche स्कीम? नेशनल crèche स्कीम 2017 के इर्द गिर्द आसपास आई थी। अब ये तो इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। कितने बच्चे रखे जा सकते हैं? अप टू 25 बच्चे रखे जा सकते हैं। कितने से कितने ईयर्स तक के रखे जा सकते हैं? तो याद रखना 6 मंथ का बच्चा ही रखा जा सकता है, उससे छोटा बच्चा नहीं रखा जा सकता है। 2 6 ईयर, ठीक है। 6 महीने से 6 साल तक का बच्चा ही इसके अंदर रहेगा, उससे छोटा नहीं, उससे बड़ा नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। Which of the following statement is are correctly related to ILO? ये क्वेश्चन शायद रिपीट होगा क्या? हाँ भाई, रेटिफाई नहीं किया था ना, रिपीटेड। What are the minimum food requirement per average Indian adult as recommended by the Indian Labour Conference in 1957? ये मिनिमम जो वेज था, जो तय किया जाता है कि कितना फ्लोर वेज होना चाहिए, कितना पैसा एटलीस्ट मिलना चाहिए ताकि लिवलीहुड या इंसान का जीविकोपार्जन होता रहे, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। तो वहां पर एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने 1957 में कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उसमें इन्होंने कैलोरी को भी वो बनाया था कि एटलीस्ट कितनी कैलोरी एक इंसान को मिल जाए पर अडल्ट। अडल्ट की बात होगी, बच्चे की बात नहीं होगी, काम बड़ा ही करते हैं ना भाई। तो यहाँ 1500 कैलोरी नहीं था, 200 नहीं था, 25 भी नहीं था, 2700 कैलोरी था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा। What is the revised national floor level minimum wage per day effective from? भाई क्या है रिवाइज्ड जो नेशनल फ्लोर वेज है वो क्या है? 100 रुपीज 137, ये 2013 में था रिवाइज्ड। 2013 में इतना था, बाद में बढ़ाकर 160 कर दिया गया है, ठीक है। What is the overtime rate for the workers employed in agriculture mentioned under the minimum wages act? कितना पैसा मिलता है ओवरटाइम पर? 1.5 times डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। या कितना, जितना गवर्नमेंट फिक्स करना चाहिए, इनमें से कुछ नहीं मिलता है। डबल नहीं मिलता है, डबल मिलता है नॉर्मल सी जिंदगी के लिए, मेंटोस जिंदगी में पैसा कम मिलता है। 1.5 times द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है, याद रखना भाई। 1.5 गुना पैसा मिलता है, 1.5 टाइम्स मिलता है, 2 टाइम्स नहीं मिलता है। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वेयर कैन वन फाइंड द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस कंसीडर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस? आपको याद करना है और बताना है जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है उसका वर्णन कहां पर किया गया है, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात हो रही है यहां पर, ठीक। पानी पी लो भाई। Under the Industrial Dispute Act 1950, Unfair Labor Practices, ULP, Public Utility Service, ये भी है। देखो भाई, जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है वो दिया गया है 5th शेड्यूल में, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है वो दिया गया है 1st शेड्यूल में, ये भी याद रखना है। 3rd शेड्यूल में क्या है? ट्रिब्यूनल है, ये भी याद रखना है। 3rd शेड्यूल में क्या है भाई? ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, मैटर एसोसिएटेड विद ट्रिब्यूनल्स। What is the penalty for a workman who participates in illegal strike? अगर कोई illegal strike में कोई workman, याद रखिएगा workman का अलग होगा, employee का अलग, employer का अलग होगा, सॉरी employee का जो होगा जाहिर सी बात है कम होगा, और employer जो होगा उसका ज्यादा होगा illegal activity करने पर, है ना। तो यहाँ पर 1 साल तक की 1 मंथ तक की सजा तो दोनों के लिए है, पर जो फाइन है वो वर्कमैन के लिए तो 50 रुपीज है, बट जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम क्या लिखा है? इम्प्रिजनमेंट टर्म फॉर अ पर्सन हु ब्रीचेस अ सेटलमेंट और अवॉर्ड। अगर कोई बदतमीजी करता है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात को नहीं मानता है, तो कितने महीनों की या साल की सजा हो सकती है? तो याद रखना हर बार 6 ही महीने का है इसमें, ठीक है। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के लिए क्या है? 6 मंथ का ही है। व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म फॉर एन एम्प्लॉयर हु क्लोजेस डाउन एन अंडरटेकिंग विदाउट द नोटिस? बिना नोटिस दिए। पहली बात तो क्लोजर करना है, याद रखिएगा एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्लोजर करना है तो 60 डेज पहले क्या है? नोटिस देनी पड़ती है, ठीक है, ये नोटिस देनी पड़ती है। नीचे क्वेश्चन भी है ना कितने दिन पहले, हाँ, तो यहाँ 60 डेज हो जाएगा। उसके अलावा क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ये तीनों वहीं पर जो होगा एप्लीकेबल होंगे जहां पर कितने लोग काम कर रहे हो? 50 वर्कर से जो है 300,
अगर 300 से ज्यादा है तो वहां पर स्पेशल प्रोविजंस आ जाएंगे, और 300 से कम है और 50 लोगों के बीच में लोग काम कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, और 50 लोगों से कम है तो वहां प्रोविजन से रिलैक्सेशन दी गई है। तो याद रखिएगा जो जनरल जो प्रोविजंस हैं क्लोजर, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ से रिलेटेड, वो तभी अप्लीकेबल होंगे जब कितने लोग काम कर रहे हो, 50 टू 300 लोग वहां पर होने चाहिए। अगर 300 से ज्यादा है तो प्रोविजंस अलग ही है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। According to the condition related to the retrenchment, what is the required notice period to be given the workman by the employer? एम्प्लॉयर को कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी भाई, बताइए। कितने दिन पहले एम्प्लॉयर को नोटिस देनी पड़ेगी रिट्रेंचमेंट के लिए? 2 वीक्स नोटिस, 1 मंथ नोटिस, 2 मंथ्स नोटिस। 2 मंथ्स का तो नहीं है भाई, 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ेगी और 15 दिन का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। 15 डेज वेज, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट में 1 महीने पहले नोटिस देगा और 15 दिन का जो है तनख्वाह देगा, तनख्वाह यानी पैसे। What is the compensation equivalent to which the workman should receive at the time of retrenchment? तो यहाँ पर 15 दिन ऑप्शन में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। फैक्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स। तो ये सारी की सारी दी जाती है ना, शेल्टर्स और जो शेल्टर है, जो वॉशरूम है और रेस्ट रूम है, इनके लिए कितने लोग काम करने चाहिए वहां पर? 150, जबकि कैंटीन के लिए 250 होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सेफ्टी ऑफिसर्स है, ठीक है, अगर सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए कितना है? तो वहां पर है हमारा 1000। लेकिन अगर वेलफेयर ऑफिसर की बात कर रहा है, ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर की बात कर रहा है तो वहां पर कितना है? 500। ये याद रखिएगा। अगर सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो 1000 लोग इंडस्ट्री में कार्यरत होने चाहिए, अगर वेलफेयर ऑफिसर करना है तो 500 होने चाहिए। और कितने मतलब क्या क्या प्रोविजन है, तो ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस कौन से शेड्यूल में दिया गया? शेड्यूल से याद करके जाना भाई, सेक्शन भले ना करना, शेड्यूल जरूर करना। तो यहां पर याद रखिए, थोड़ा इस तरह याद कर लीजिए कि सबसे पहले तो ये बताया जाएगा ना कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्री है उसको हम हजार्डस बोलेंगे, तो लिस्ट आ गई। उसके बाद जो सेकंड है वो होगा कि उस जो हजार्डस इंडस्ट्री है, जो हजार्डस इंडस्ट्री है, ठीक है, जो हजार्डस हमारी इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ केमिकल्स। ये कहां मिलेगा? सेकंड शेड्यूल में। अब अगर इंडस्ट्री हजार्डस है, केमिकल यूज हो रहे हैं, तो केमिकल से डिसीजेस भी होंगी, तो थर्ड शेड्यूल किसकी बात करेगा? लिस्ट ऑफ नोटिसिएबल डिसीज, ठीक है, नोटिफाइड डिसीज। नोटिफाइड जो डिसीज है वो किसमें बात होगी? तो वो बात होगी थर्ड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ हजार्डस इंडस्ट्री वगैरह जहां काम हो रहा हो। सेकंड शेड्यूल कौन कौन से जो केमिकल यूज हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में। थर्ड शेड्यूल केमिकल वगैरह से होने वाले जो बीमारियां उनकी लिस्ट। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रपोज्ड अ वर्कर रीस्किलिंग फंड। बहुत सारे लोग इसको सोशल सिक्योरिटी मार करके गलत कर देंगे। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है, याद रखना भैया। ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। रीस्किलिंग फंड की बात इंडस्ट्रियल कोड एक्ट में की गई है। कितना, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, 8 आवर्स करते हैं ना काम मैक्सिमम। अब ये जो 100 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट कोड 2020, the category of work will not fall under the meaning of building and other construction work if such work is for own residential purpose of an individual or group of individuals for their own residence and the total cost of such work does not exceed dash rupees such higher amount as may notified by the appropriate government। तो कितना है? तो यहाँ 50 लाख है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 101 भाई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमारी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। कमिश्नर किसमें बताया गया है? कमिश्नर बताया गया हमारा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में। सर्टिफाइंग सर्जन हमें कहाँ मिलेंगे? ये भाई साहब मिलेंगे हमारे माइंस में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एबोलिशन एक्ट है वो किसमें होगा? तो वो हो जाएगा लाइसेंसिंग ऑफिसर जो लाइसेंस देंगे। तो आंसर हो जाएगा 3412।
3 4 1 2 ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 102 क्वेश्चन जो है हमारा अरेंज इन सीक्वेंस में ऐड करना है, जो सबसे पहले एक्ट आया या सबसे बाद में, तो सबसे बाद में जो आया उसको सबसे पहले लिखना है। तो इन सब में सबसे बाद में कौन आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस होता तो अभी उल्टा हो जाता ना यहां पर। प्लांटेशन एक्ट, माइंस एक्ट। तो पहले कौन आए, सबसे लेटेस्ट कौन है इन सब के हिसाब से, माइंस एक्ट, यानी 1 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज मस्ट एम्प्लॉय एट लिस्ट 1 सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कहां होगा, जहां पर कितने लोग काम कर रहे हो, 1000 या उससे ज्यादा लोग। ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट इज द रिवाइज्ड वेज सीलिंग अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फ्रॉम 28 अगस्त 2017। भाई कितनी वेज सीलिंग बढ़ा दी गई, पहले तो इसकी कुछ और होती थी, अभी कुछ और है। पहले 18,000 से अभी बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है, याद रखना है भाई। ठीक है, 21 वगैरह लिखा हो तो उसको टिक मत करना, 24,000 वेज सीलिंग कर दी गई है। ठीक है, इफ अ वर्कर हैज वर्क फॉर 260 डेज, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज द वर्कर एंटाइटल्ड टू अंडर द रिवाइज्ड पॉलिसी। अगर 260 दिन को इंसान काम करता है तो उसे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, तो हर 20 डेज पर, अगर वो अडल्ट है। ठीक है, ये याद रखना कि अगर वो अडल्ट है तो हर 20 डेज पर एक जो लीव मिलती है, याद रखना है ना, हर 20 डेज पर। अभी कितने दिन काम किए, 260 डेज काम किए, तो 260 अपॉन काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो कितनी छुट्टियां मिलेंगी, 13। लेकिन अगर बच्चा होता तो, अगर वो बच्चा होता तो, मतलब बच्चा क्या, जो 15 साल से बड़ा हो और 18 साल से छोटा हो, तो तब याद रखिएगा कि 15 डेज पर उसे एक छुट्टी मिल जाएगी। अब 260 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा यार ना, कितना आएगा, लगभग कितनी छुट्टी मिलेगी, 17 से कुछ ज्यादा मिलेगी, 17 पॉइंट समथिंग, यानी 17 से कुछ ज्यादा छुट्टी मिलेगी घंटों में। जबकि एक अडल्ट को 13 मिलेगी, वहीं बच्चे को कितनी मिल जाएगी, 17, क्योंकि बच्चे की छुट्टी जो काउंट होती है वो हर 15 डेज पर 1 डे काउंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद भी आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ एक्ट वगैरह ऐसे हैं जो भी अभी हमें कवर कर लेने चाहिए, या फिर जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस एक्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ वगैरह और कोई स्कीम्स वगैरह है, या फिर कोई और कुछ पॉइंट है जो आपको और मतलब अच्छे से समझना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस पर कोई वीडियो वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो फिर मिलते हैं। और ये जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, ये एक बार जरूर से इसको अटेम्प्ट वगैरह कर लीजिएगा, ताकि आपको लास्ट टाइम पे एक अच्छी क्या मिल सके, पेस मिल सके। ठीक है, तो फिर वेलकम आपका, वो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। वेबसाइट पर विजिट कीजिए, कई सारे मॉक्स उनको दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।